जापान इस वक्त भूकंपीय संकट के सबसे खतरनाक दौर में खड़ा है। बीते कुछ ही दिनों में आए लगातार शक्तिशाली भूकंपों ने यह साफ कर दिया है कि यह कोई एक घटना नहीं बल्कि एक चलती हुई भूकंपीय श्रृंखला है। होक्काइडो क्षेत्र में आया 7.6 तीव्रता का भूकंप इस श्रृंखला का सबसे बड़ा झटका था, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने वैज्ञानिकों और सरकार दोनों की चिंता कई गुना बढ़ा दी। भूकंप के तुरंत बाद सुनामी चेतावनी जारी की गई, तटीय इलाकों को खाली कराया गया और सरकार को आपात कदम उठाने पड़े। लेकिन यह यहीं नहीं रुका। इसके बाद लगातार आफ्टर शॉक्स आए, कुछ मध्यम तीव्रता के, कुछ हल्के, लेकिन सभी एक ही बात का संकेत दे रहे थे कि धरती के भीतर जमा ऊर्जा अभी पूरी तरह रिलीज नहीं हुई है। जापान मौसम एजेंसी और भूकंप निगरानी केंद्रों के मुताबिक बीते 72 घंटों में इस क्षेत्र में दर्जनों झटके रिकॉर्ड किए गए। इनमें से कई की तीव्रता 5 से ऊपर रही। यह संख्या सामान्य नहीं मानी जाती। जब इतने कम समय में इतने अधिक झटके आते हैं तो इसका मतलब होता है कि टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार फिसल रही हैं और एक दूसरे के खिलाफ दबाव बना रही हैं। जापान प्रशांत रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, जहां पृथ्वी की सबसे सक्रिय टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद हैं। यहां प्रशांत प्लेट, ओखोत्स्क प्लेट और फिलीपींस सागर प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं। यही टकराव बार बार बड़े भूकंप और सुनामी को जन्म देता है। होक्काइडो में आया हालिया भूकंप इसी टकराव का परिणाम है। इस भूकंप की खास बात यह थी कि इसका केंद्र समुद्र के भीतर था और गहराई अपेक्षाकृत कम थी। कम गहराई वाले समुद्री भूकंप सुनामी पैदा करने की अधिक क्षमता रखते हैं। इसी वजह से सरकार को तुरंत हाई अलर्ट जारी करना पड़ा। तटीय इलाकों में सायरन बजे, बंदरगाह बंद किए गए, मछली पकड़ने पर रोक लगी और लोगों को ऊंचे इलाकों में जाने के निर्देश दिए गए। भूकंप के अगले दिन सुबह एक और झटका महसूस किया गया। हालांकि उसकी तीव्रता कम थी, लेकिन समय और स्थान ने खतरे को और गंभीर बना दिया। विशेषज्ञों ने साफ कहा कि यह आफ्टरशॉक नहीं बल्कि एक सक्रिय फॉल्ट लाइन का संकेत है। जब मुख्य भूकंप के बाद नए झटके अलग अलग दिशाओं में महसूस होने लगते हैं तो यह बताता है कि तनाव एक ही जगह सीमित नहीं है। जापान सरकार ने इस स्थिति को देखते हुए तटीय क्षेत्रों में 1 सप्ताह तक सख्त पाबंदियां लागू कर दी। लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई, स्कूल और दफ्तर बंद किए गए, ट्रेनों की गति सीमित की गई, परमाणु संयंत्रों की अतिरिक्त जांच शुरू की गई। यह कदम सिर्फ एहतियात नहीं था बल्कि यह संकेत था कि सरकार किसी बड़े खतरे की आशंका को गंभीरता से ले रही है। इन घटनाओं का असर केवल जापान तक सीमित नहीं रहा। लगभग उसी समय भारत के अलग अलग हिस्सों में भी हल्के से मध्यम तीव्रता के भूकंप दर्ज किए गए। बंगाल की खाड़ी में 4.3 तीव्रता का झटका, अंडमान समुद्र में 4.2, मणिपुर में 3.4 और लेह लद्दाख में 3.7 तीव्रता के झटके रिकॉर्ड किए गए। अलग अलग जगहों पर एक ही समय अवधि में आए ये झटके इस बात की ओर इशारा करते हैं कि एशिया की टेक्टोनिक प्लेट्स एक व्यापक स्तर पर सक्रिय हो रही हैं। वैज्ञानिक इसे क्षेत्रीय भूकंपीय अस्थिरता कहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि सभी जगह एक साथ बड़ा भूकंप आएगा, लेकिन इसका मतलब यह जरूर है कि दबाव बढ़ रहा है। जापान में जो हो रहा है वह भारत के लिए भी एक सीधी चेतावनी है। भारत भी कई सक्रिय भूकंपीय जोन पर स्थित है। हिमालय क्षेत्र, उत्तर पूर्व भारत, अंडमान निकोबार और कच्छ का इलाका उच्च जोखिम वाले क्षेत्र माने जाते हैं। इतिहास गवाह है कि भारत में भी बड़े भूकंप आ चुके हैं और भविष्य में भी आ सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जब प्रशांत क्षेत्र में बड़े भूकंप आते हैं तो उसका असर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर भी पड़ता है। यह प्लेट भारत के नीचे मौजूद है। दबाव का यह ट्रांसफर तुरंत नहीं होता, लेकिन समय के साथ यह तनाव बढ़ा सकता है। यही वजह है कि जापान में बड़े भूकंप के बाद भारत और दक्षिण एशिया में भूकंपीय गतिविधि पर विशेष नजर रखी जाती है। भारत के अंडमान निकोबार क्षेत्र को सबसे संवेदनशील माना जाता है। यह इलाका उसी टेक्टोनिक सिस्टम का हिस्सा है जिसने 2004 में विनाशकारी सुनामी पैदा की थी। उस समय भी भूकंप समुद्र के भीतर आया था और लहरें हजारों किलोमीटर दूर तक गई थीं। जापान की मौजूदा स्थिति वैज्ञानिकों को उसी तरह के पैटर्न की याद दिला रही है, भले ही अभी खतरे का स्तर उतना बड़ा ना हो। जापान में लगातार आ रहे झटकों ने आम लोगों की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया है। लोग डर के साए में जी रहे हैं। सुपरमार्केट में जरूरी सामान की खरीद बढ़ गई है। अस्पताल अलर्ट मोड पर हैं। आपदा प्रबंधन टीमें बिना रुके काम कर रही हैं। सरकार हर कुछ घंटों में नई जानकारी जारी कर रही है ताकि अफवाहों पर लगाम लगाई जा सके। यह साफ हो चुका है कि यह सिर्फ एक दिन या एक भूकंप की कहानी नहीं है। यह एक चलती हुई प्रक्रिया है जो तब तक जारी रह सकती है जब तक धरती के भीतर जमा तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता। वैज्ञानिक यही कह रहे हैं कि अगले कुछ दिन बेहद अहम हैं। अगर इस दौरान कोई बड़ा झटका नहीं आता
तो खतरा धीरे धीरे कम हो सकता है। लेकिन अगर एक और बड़ा भूकंप किसरी में 5 कर दूर से नहीं हो रही है आया तो हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं। भारत के लिए सबसे बड़ा सबक यही है कि भूकंप किसी को देखकर नहीं आते। जापान दुनिया का सबसे तैयार देश माना जाता है, फिर भी वहां नुकसान होता है। भारत में इमारतों की स्थिति, आबादी का घनत्व और आपदा प्रबंधन की सीमाएं इसे और ज्यादा संवेदनशील बनाती हैं। आज जो जापान झेल रहा है वही स्थिति भारत में भी कभी बन सकती है। सवाल यह नहीं है कि भारत में भारत हार है, झुका रहा है, भूकंप आएगा या नहीं। सवाल यह है कि हम कितने तैयार हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जरूरी और गंभीर खबरें बिना किसी फालतू शोर के सीधे आप तक पहुंचें, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जापान में लगातार आ रहे भूकंप अब एक स्थानीय आपदा नहीं रह गए हैं, बल्कि इसे एशिया की भूकंपीय स्थिरता के लिए एक गंभीर चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। विशेषज्ञ साफ कह रहे हैं कि जब इतने कम समय में बड़े झटके, मध्यम झटके और आफ्टर शॉक्स एक ही क्षेत्र के आसपास दर्ज होते हैं, तो इसका मतलब होता है कि फॉल्ट लाइन पूरी तरह शांत नहीं हुई है। यह स्थिति कई बार लंबे समय तक चलती है और इसी दौरान या तो धीरे धीरे ऊर्जा निकलती है या फिर अचानक एक और बड़ा झटका आता है। होक्काइडो के पास जिस फॉल्ट सिस्टम में यह गतिविधि देखी जा रही है, वह जापान के सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक है। यहां समुद्र के नीचे प्लेटों की टकराहट बेहद जटिल है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस तरह की प्लेट सीमाओं पर भूकंप अक्सर श्रृंखला में आते हैं, यानी एक बड़ा झटका आने के बाद खतरा खत्म नहीं होता बल्कि अगला चरण शुरू होता है। यही वजह है कि जापान सरकार ने 1 हफ्ते तक पाबंदियां लगाईं और तटीय इलाकों में लोगों को घरों में रहने की सख्त हिदायत दी। सरकारी एजेंसियों का कहना है कि यह फैसला किसी अनुमान के आधार पर नहीं बल्कि रियल टाइम डेटा पर लिया गया है। समुद्र के भीतर लगे प्रेशर सेंसर, बुआ सिस्टम और सिस्मिक स्टेशन लगातार असामान्य संकेत दे रहे हैं। कहीं समुद्र का स्तर सामान्य से अलग व्यवहार कर रहा है, कहीं गहराई में दबाव तेजी से बदल रहा है। यही संकेत सुनामी की आशंका को जिंदा रखते हैं, भले ही अभी लहरें तट से नहीं टकराई हों। जापान के अनुभव से एक बात साफ होती है कि भूकंप सिर्फ उस पल की घटना नहीं होता जब जमीन हिलती है। इसके बाद कई दिन, कई हफ्ते तक खतरा बना रहता है। आफ्टर शॉक्स कमजोर ढांचों को गिरा सकते हैं, समुद्री भूकंप देर से सुनामी पैदा कर सकते हैं और लगातार तनाव नई फॉल्ट लाइनों को सक्रिय कर सकता है। यही वजह है कि जापान जैसे देश भी पूरी तरह निश्चिंत नहीं होते। अब सवाल भारत का है। भारत भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। भारत के बड़े हिस्से भूकंपीय जोन में आते हैं। हिमालय क्षेत्र लगातार सक्रिय है क्योंकि भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। यही टकराव बड़े भूकंपों की वजह बनता है। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्व भारत और अंडमान निकोबार जैसे इलाके सबसे ज्यादा जोखिम वाले माने जाते हैं। अंडमान निकोबार की स्थिति खास तौर पर चिंताजनक मानी जाती है क्योंकि यह वही क्षेत्र है जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और बर्मा माइक्रोप्लेट के पास स्थित है। यही क्षेत्र 2004 की विनाशकारी सुनामी का स्रोत था। विशेषज्ञ साफ कहते हैं कि समुद्र के नीचे अगर यहां बड़ा भूकंप आया तो पूर्वी भारत के तटीय इलाके प्रभावित हो सकते हैं। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के लिए यह खतरा पूरी तरह काल्पनिक नहीं है। जापान में हाल की गतिविधियों को वैज्ञानिक एक बड़े पैटर्न का हिस्सा मान रहे हैं। जब प्रशांत क्षेत्र में बड़े भूकंप आते हैं तो इसका सीधा मतलब यह नहीं होता कि भारत में भी तुरंत वैसा ही भूकंप आएगा, लेकिन यह जरूर माना जाता है कि प्लेट सिस्टम में तनाव का पुनर्वितरण होता है। यही पुनर्वितरण कभी कभी दूसरे क्षेत्रों में भूकंपीय गतिविधि को ट्रिगर करता है। भारत में हाल ही में दर्ज किए गए हल्के और मध्यम भूकंपों को इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। बंगाल की खाड़ी, अंडमान समुद्र, मणिपुर और लद्दाख में आए झटके यह बताते हैं कि प्लेटें स्थिर नहीं हैं। भले ही इनसे नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यह संकेत जरूर है कि धरती के भीतर गतिविधि जारी है। भारत की एक बड़ी चुनौती है आबादी का घनत्व और निर्माण की गुणवत्ता। जापान में इमारतें भूकंप को झेलने के लिए डिजाइन की जाती हैं, फिर भी नुकसान होता है। भारत में कई शहरों में भवन नियमों का सख्ती से पालन नहीं होता। अगर बड़े शहरों के पास तेज भूकंप आया तो नुकसान का स्तर कहीं ज्यादा हो सकता है। यही वजह है कि विशेषज्ञ बार बार चेतावनी देते हैं कि तैयारी अभी से जरूरी है, भले ही भूकंप कब आए यह कोई नहीं बता सकता। सरकारी एजेंसियां इस खतरे को लेकर पूरी तरह अनजान नहीं हैं। भारत में भूकंप निगरानी नेटवर्क मजबूत किया गया है, सुनामी चेतावनी केंद्र काम कर रहे हैं और तटीय इलाकों में अलर्ट सिस्टम मौजूद हैं। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि सिर्फ सिस्टम होना काफी नहीं है। आम लोगों की जागरूकता सबसे अहम है। भूकंप के समय क्या करना है और क्या नहीं करना है, यह जानकारी जान बचा सकती है।
जापान की मौजूदा स्थिति एक सीधा संदेश देती है कि प्रकृति को हल्के में नहीं लिया जा सकता। आधुनिक तकनीक, मजबूत अर्थव्यवस्था और उन्नत सिस्टम होने के बावजूद जापान आज भी सतर्क है, डरा हुआ है और पूरी ताकत से तैयारी कर रहा है। यही रवैया भारत जैसे देश के लिए और भी जरूरी है। भविष्य को लेकर वैज्ञानिक एक बात पर सहमत हैं कि भूकंपीय गतिविधि कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। यह सवाल सिर्फ समय का है। बड़े भूकंप दुर्लभ होते हैं, लेकिन असंभव नहीं। भारत में भी भविष्य में बड़े भूकंप आ सकते हैं। ये एक वैज्ञानिक सच्चाई है, डर फैलाने की बात नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि तैयारी नुकसान को कम कर सकती है। जापान में जो हो रहा है वह हमें डराने के लिए नहीं बल्कि चेताने के लिए काफी है। यह दिखाता है कि सतर्कता, अनुशासन और समय पर फैसला कितना जरूरी होता है। भूकंप की खबर को सिर्फ एक विदेशी घटना समझकर नजरअंदाज करना बड़ी भूल हो सकती है। अगर आप ऐसी सीधी, बिना शोर वाली और जरूरी जानकारी लगातार चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि जानकारी सही समय पर सही लोगों तक पहुंचे।